तो आज का अपना टॉपिक है व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करना। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन इसके बारे में एक चित्र बनाते हैं। जो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था उसको अपन ने पढ़ लिया, यंग प्रयोग पढ़ चुके हैं अपन। और यंग प्रयोग में अपन ने ये पढ़ा था कि यदि यहां पर दो कला संबंध प्रकाश स्रोत लिए जाएं और इनसे निकलने वाले प्रकाश तरंगे जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होंगी तो इस पर्दे के ऊपर आपको चमकीली और डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। इन पर्दों को आप नाम भी लिख सकते हैं, विशेष आवश्यकता नहीं है, L, M एंड N। और ये इनका सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है। अब आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की किरण जो है वो चल करके आपके पास पॉइंट O' पे आ रही है और यहां से ये भी O' पे आ रही है। तो ये दोनों प्रकाश तरंगों के बीच में किसी प्रकार का कलांतर नहीं है, पथांतर नहीं है, ना तो इनके कला में अंतर है और ना ही पथ में अंतर है। इसलिए यहां पर जो फ्रिंज बनेगी वो आपकी चमकीली फ्रिंज बनेगी और इसे अपन कहते हैं केंद्रीय फ्रिंज। ठीक है, केंद्रीय फ्रिंज। और एक बात आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि व्यतिकरण के अंदर जो केंद्रीय फ्रिंज बनेगी वो हमेशा चमकीली बनेगी। तो यहां पे मैं B लिख देता हूं, B फॉर ब्राइट। ठीक है, अब कुछ चीजें अपने को मान करके चलना है। सबसे पहली बात तो ये दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं इन दोनों के बीच की दूरी अपन मान करके चलेंगे और उसको लिखेंगे अपन स्मॉल d से। किसे लिखेंगे? स्मॉल d से। और ये जो मध्य पॉइंट है इसको अपन O नाम दे देते हैं। एक दूरी अपने को और माननी है, वो ये है दोनों प्रकाश स्रोतों वाला जो पर्दा है और एक लास्ट वाला पर्दा जिसके ऊपर फ्रिंजें आप लोगों को प्राप्त हो रही हैं, इन दोनों के बीच की दूरी भी अपन मान करके चलेंगे। मान लीजिए इन दोनों के बीच की दूरी है वो कैपिटल D है। क्लियर है? ये दो चीजें, इतनी सी व्यवस्था है यहां पर। अब अपन क्या कहेंगे कि मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश की तरंग निकल रही है और वो इस P पॉइंट पे जा रही है और एक प्रकाश की तरंग है वो इस S2 से भी निकलेगी और वो P के ऊपर जाकर के मिलेगी। इन दोनों का जब एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपण होगा तो यहां पर चमकीली फ्रिंज भी बन सकती है और काली फ्रिंज भी बन सकती है। लेकिन चमकीली फ्रिंज का और काली फ्रिंज का बनना किस बात के ऊपर डिपेंड करता है? सर, डिपेंड करता है कि यहां पे व्यतिकरण कौन सा हो रहा है, संपोषी व्यतिकरण हो रहा है या विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। यदि यहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा तो यहां पे चमकीली फ्रिंज बनेगी और विनाशी व्यतिकरण होगा तो यहां पर डार्क फ्रिंज बनेगी। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण को अपन पहले बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब आप एक चीज देखें कि S1P, एक के पथ की लंबाई S1P है, दूसरी तरंग के पथ की लंबाई जो है वो S2P है। आप दोनों में से किसके पथ की लंबाई ज्यादा होगी? S1P ज्यादा है या S2P ज्यादा है? सर, S2P है वो ज्यादा है। तो अपने को क्या करना चाहिए? इन दोनों के पथ में अंतर निकालना है, यानी अपने को पथांतर निकालना है। और अपन जानते हैं कि पथांतर कितना होगा तो संपोषी व्यतिकरण होगा और पथांतर कितना होगा तो विनाशी व्यतिकरण। तो पथांतर को अपन यहाँ पे डेल्टा लैम्डा से शो करेंगे और पथांतर की वैल्यू कितनी आएगी? सर, S2P की लंबाई ज्यादा है, उसमें से S1P को माइनस कर देंगे। तो S1P को माइनस करने के लिए क्या करेंगे? S1 से एक लंब खींचेंगे अपन यहां पर, इसके नीचे वाले पॉइंट पर। और मान लीजिए इसको अपन क्या कह देते हैं? इसको कोई नाम लिख देते हैं अपन, L लिख देते हैं। ठीक है, L आपने यहां पे कह रखा है तो इसको आप क्या कह दीजिए? P भी आपने वहां पे कह रखा है तो इसको Q पॉइंट कह देते हैं। अब एक चीज और, S1 और S2 के जो बीच वाला पॉइंट है वहां से भी अपने को P को मिलाना होगा, तो P को अपन O से भी मिला देते हैं। अच्छे तरीके से आप लोगों को इन चीजों को डायग्राम बनाना है। एक चीज बात सोचिए कि ये जो एंगल बनेगा यहां पे आपके पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जितना ज्यादा ये पॉइंट जो दूर होगा इस मध्य पॉइंट से, इस मध्य पॉइंट को अपन नाम डाल देते हैं O', तो O' से ये P पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही इनके बीच में पथांतर ज्यादा आएगा, क्योंकि सेंटर पॉइंट की स्थिति में तो पथांतर 0 है और जितना ज्यादा दूर होगा उतना ही इनके बीच में पथांतर ज्यादा आएगा। पथांतर ज्यादा आने का मतलब क्या है?
जितनी ज्यादा ये दूरी होगी उतना ही ये एंगल बढ़ेगा, यहां वाला एंगल जो है वो उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। इस बात को आपको समझना है। और इस एंगल को मान लेता हूं मैं थीटा। देखिए दो एंगल आएंगे यहां पे मेरे पास, एक एंगल ये थीटा है और एक एंगल ये जो माध्य स्थिति के साथ में ओ डैश के साथ में जो ओपी की लाइन बना रही है, एक वो वाला एंगल थीटा है। ये दोनों एंगल थीटा होंगे, इस बात को समझना आपको। जैसे जैसे ये P पॉइंट है वो O डैश से दूर होगा तो ये एंगल थीटा बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये दूर होगा थीटा बढ़ेगा तो इन दोनों के पथ में अंतर भी बढ़ेगा, और जितना ज्यादा पथांतर होगा उतना ही ये Q पॉइंट है वो S2 से दूर होगा, क्योंकि S2 से Q की दूरी वही तो पथांतर है। और पथांतर को अपन यहां पे किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? डेल्टा लेम्डा से। तो ये जो S2Q है आप इसको कह सकते हैं यहां पे S2Q, ये पथांतर है जिसकी वैल्यू डेल्टा लेम्डा के बराबर है। ठीक है, अब ये जितना इस डायग्राम में अपन ने सुना है, देखा है, उस सब को एक पैराग्राफ के रूप में यहां पे लिखना होगा। ठीक है, फटाफट आप इस डायग्राम को उतार लें, पैराग्राफ भी लिख लेते हैं। तो यहां पर अपन ने इसके पैराग्राफ के रूप में लिखा है, देखिए ज्यादा किताब की जो भाषा है उसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करना ताकि आपको कम से कम याद रखना पड़े। एक एक करके अपन लिखते जाएंगे। सबसे पहले अपन ने लिखा है कि प्रकाश स्रोत जो S है, इस प्रकाश स्रोत S से कुछ दूरी पर है, इस दूरी का कोई विशेष महत्व नहीं है, इस दूरी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। कुछ दूरी के ऊपर सममित छिद्र S1 और S2 कला संबंध प्रकाश स्रोत हैं। आपने कला संबंध प्रकाश स्रोत के अंदर पढ़ा है कि एक ही प्रकाश स्रोत से बनने वाले प्रकाश स्रोत जो होंगे वो कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे। तो S1 और S2 जो हैं वो कला संबंध प्रकाश स्रोत होंगे, जिनके बीच की दूरी यानी S1 और S2 के बीच की दूरी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कितना है? स्मॉल d है, दूरी स्मॉल d है। प्रकाश स्रोतों से फ्रिंज प्राप्त करने वाले पर्दे की दूरी, ये प्रकाश स्रोत वाला पर्दा है, और यहां से जिस पर्दे के ऊपर अपने को फ्रिंजें प्राप्त करनी है उसकी जो दूरी है वो आपकी कैपिटल D है। इन दो दूरियों की चर्चा विशेष रूप से आपको करनी होगी। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो व्यंजक है वो फॉर्मूले में आएगा। अब आगे, ये तो इसकी बनावट की कहानी होगी। अब छोटी सी अपन इसकी कार्य प्रणाली के बारे में भी लिख लेते हैं कि S1 और S2 से निकलने वाला जो प्रकाश है, S1 और S2 से उत्सर्जित प्रकाश लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। निकलने वाला प्रकाश जब O डैश के ऊपर मिलेगा तो क्या होगा? S1 और S2 वो O पॉइंट से बराबर बराबर दूरी पर ऊपर नीचे हैं, और ये जो O डैश की दूरी है वो भी दोनों में बराबर है। तो डेफिनेटली S1 से O डैश पर और S2 से O डैश पर जाने वाली जो प्रकाश तरंगे हैं उनके बीच में पथांतर 0 रहेगा। तो S1 और S2 से उत्सर्जित प्रकाश किरण बिंदु O डैश पर शून्य पथांतर पर पहुंचती हैं, इनके बीच का पथांतर 0 रहेगा। और जब पथांतर 0 रहेगा अतः केंद्रीय फ्रिंज हमेशा दीप्त प्राप्त होती है। एक नंबर का प्रश्न ये कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी मुख्य रूप से पूछा जाता है, और इस साल आपके बोर्ड पेपर में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछा जा सकता है। केंद्रीय फ्रिंज दीप्त प्राप्त होती है बिंदु O डैश से। अब अपने को क्या करना है? अपने को यह देखना है कि फ्रिंजों की चौड़ाई कितनी होती है। फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक क्या आएगा? तो यहां से x दूरी पर चल करके ऊपर की तरफ आप एक पॉइंट P लेते हैं, और इस P पॉइंट के ऊपर आपको एक फ्रिंज प्राप्त होती है। आगे चल करके अपन चर्चा करेंगे कि P पॉइंट के ऊपर आपको दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज कौन सी फ्रिंज लेंगे, लेकिन अपन पहले लिखते हैं O डैश से x दूरी पर एक बिंदु P लिया है। बिंदु O डैश से x दूरी पर बिंदु P पर फ्रिंज प्राप्त करने के लिए, यहां पे जब फ्रिंज प्राप्त करोगे तो उसके लिए होगा क्या? दोनों प्रकाश स्रोतों से दो तरंगे चलनी चाहिए, S1 से P पर, S2 से P पर, और इन दोनों के बीच का जो पथांतर है वो आपको ये बताएगा कि यहां पर संपोषी व्यतिकरण के कारण चमकीली फ्रिंज बन रही है या विनाशी व्यतिकरण के कारण डार्क फ्रिंज बन रही है, अदीप्त फ्रिंज बन रही है।
तो P पर फ्रिंज प्राप्त करने के लिए S1 और S2 से आने वाली प्रकाश तरंगों में पथांतर कितना होगा। तो पथांतर प्राप्त करने के लिए सिंपल सा लॉजिक अपने यहां पे पढ़ा है, ये रफ वर्क है, आप रफ में लिख सकते हैं और यहां पर भी आपको ये बात लिखनी होगी। तो पथांतर कितना होगा, S2 से Q की दूरी होगी, और एक्चुअली S2 से Q की दूरी है कितनी कि S2 से P की जो दूरी है उसमें से S1P अपन माइनस कर देंगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, S1 से S2P के ऊपर एक लंब खींचना है और जिस पॉइंट पे लंब काटेगा उसे पॉइंट Q कहेंगे। ये सारी चर्चा यहां पे लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑटो अंडरस्टूड चीजें हैं, अगर डायग्राम में आप लोग बनाओगे तो एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा। ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। अब देखिए अपने को जाना कहां पर है, अपने को जाना यह है कि ये जो x का कंपोनेंट है, ये जो x का फैक्टर है वो आना चाहिए, और इस P पॉइंट के ऊपर डार्क फ्रिंज बनेगी या काली फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, दीप्त या अदीप्त फ्रिंज, उसके लिए अपन लेने वाले। तो यहां पे आप लोगों को दो समकोण त्रिभुज नजर आ रहे हैं, ध्यान देना, दो समकोण त्रिभुज, एक S1 S2 एंड Q पॉइंट तक ये आपके पास समकोण त्रिभुज नजर आ रहा है। तो इस समकोण त्रिभुज की अपन बात करेंगे, ध्यान देना, त्रिभुज S1 S2 Q से क्या होगा, इसमें आपको थीटा एंगल दे रखा है, थीटा एंगल दे रखा है तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब का कार्य करेगी, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण का कार्य करेगी। लंब और कर्ण के बीच में संबंध होता है सर साइन थीटा का होता है, तो यहां से अपन लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब की वैल्यू डेल्टा लेम्डा अपॉन कर्ण की वैल्यू स्मॉल d। ठीक है, और अपन जानते हैं कि यदि थीटा मान लीजिए क्या है, अल्प हो तो क्या लिखेंगे, आप जानते हैं कि सर साइन थीटा है, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा हो जाएगा। तो इस साइन थीटा की जगह थीटा लिख देंगे, तो थीटा बराबर डेल्टा लेम्डा अपॉन स्मॉल d, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, दिक्कत है, चलिए आगे चलते हैं, दिख रहा है इसमें क्लियर। चलो आगे नंबर 2 की बात करेंगे। नंबर 2 पे एक दूसरा त्रिभुज और लेना है। दूसरा त्रिभुज क्या कह रहा है, वही समकोण त्रिभुज लेना है। सर O ले लें, इसके अंदर एंगल थीटा है, O डैश एंड P, O डैश एंड P, इन दोनों की चर्चा करते हैं। तो ये त्रिभुज आपके पास O डैश P, इससे लेंगे। इसमें क्या होगा, सर थीटा के सामने वाली दूरी आपको दे रखी है, ये लंब का कार्य कर रही है, और ये नीचे वाली जो दूरी है वो आधार का कार्य कर रही है जो कि कैपिटल D है। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर क्या होने वाला है, इसमें अपन साइन थीटा लेंगे या टेन थीटा लेंगे। देखिए ये एंगल थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब का कार्य करेगी, ये एंगल आपके पास समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा OP कर्ण का कार्य करेगी, लेकिन OP तो आपके पास है ही नहीं, आपके पास O डैश की दूरी है कैपिटल D जो कि आधार का कार्य कर रही है। तो आपके पास लंब एंड आधार है, तो लंब और आधार की वजह से आप यहाँ पे कौन सा एंगल थीटा लेंगे, कौन सा थीटा लेंगे, सर टेन थीटा ले लीजिए। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब का मतलब हो गया x और आधार का मतलब हो गया कैपिटल D। और इसके अंदर भी आप लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर साइन थीटा में और टेन थीटा में जब थीटा अल्प होता है तो दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू थीटा होती है। तो यहां पर भी आप लिख सकते हैं थीटा बराबर x अपॉन कैपिटल D। समीकरण नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दिक्कत बोलो, समीकरण नंबर 1 और 2 दोनों में क्या चल रहा है, सर दोनों में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। क्या आएगा, ये भी थीटा के बराबर है, ये भी थीटा के बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो समीकरण नंबर 2, 1 और 2 ही तो लिया है, याद रखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या लिखेंगे अपन, सर डेल्टा लेम्डा अपॉन D, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं सिर्फ नकल कर रहा हूं यहां पे, x अपॉन कैपिटल D।
ठीक है। अब अपने को एक्चुअली करनी क्या है, इस x की वैल्यू निकालनी है। ध्यान देना, अपने को x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू क्यों निकालनी है सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप इस x के फॉर्मेट में फॉर्मूला बना लें। तो क्या करना चाहिए सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहां पे हो जाएगा एक्स डी, दिस इज इक्वल्स टू डी डेल्टा लेमडा, और ये जो d है इसको अगर अपन यहां से हटाएंगे तो ये बटा में चला जाएगा, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये x की वैल्यू आ जाएगी। अभी आपके पास रिजल्ट आया नहीं है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, इसे मैं समीकरण नंबर 3 डाल देता हूं। इसके आगे कुछ अपन विभिन्न स्थितियां लेकर के चलेंगे। पहले आप स्क्रीन को पॉज करके और ये सारे नोट्स हैं वो अच्छे से उतार लें, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इसके बाद में अपन ये देखना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट P अपन ने लिया, ध्यान देना थोड़ा सा अलग टॉपिक आएगा। ये जो पॉइंट P आपने लिया है, इस P पॉइंट के ऊपर आपके पास दीप्त फ्रिंज भी हो सकती है और अदीप्त फ्रिंज भी हो सकती है। पहले अपन मान लेते हैं, अपन किसके लिए पढ़ेंगे, दीप्त फ्रिंज के लिए। और दीप्त फ्रिंज है वो कौन से व्यतिकरण की वजह से होगी, संपोषी व्यतिकरण की वजह से। तो अपन ने हेडिंग लिख दी है संपोषी व्यतिकरण के लिए। अब कुछ समय तक आपके दिमाग में केवल यही रहना चाहिए कि इस P पॉइंट के ऊपर दीप्त फ्रिंज बन रही है। ठीक है, चलिए अब ये जो दीप्त फ्रिंज है वो कौन से नंबर की है, क्या केंद्रीय फ्रिंज के बाद में पहले वाली दीप्त फ्रिंज है, क्या केंद्रीय फ्रिंज के बाद में 2 नंबर की दीप्त फ्रिंज बन रही है, 3 की, 5 की, या nवें नंबर की दीप्त फ्रिंज बन रही है। तो इसके लिए अपने पास कोई पर्टिकुलर संख्या नहीं है, इसलिए डायरेक्ट अपन मान लेंगे nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज के लिए। तो अपन यहां पे लिखते हैं कि यदि बिंदु P पर, P पॉइंट के ऊपर nवीं दीप्त फ्रिंज बन रही है, तो दीप्त फ्रिंज बनने के लिए आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं संपोषी व्यतिकरण की वजह से कि पथांतर जो होगा, संपोषी व्यतिकरण में जो पथांतर होता है वो अपना होता है n लेम्डा। और जहां पे n की वैल्यू क्या होती है सर, n की वैल्यू होती है 0 1 2 3 लाइक दिस। यदि अपन n की जगह 0 रखेंगे तो पथांतर 0 आ जाएगा। पथांतर 0 आने का मतलब है आप इस मध्य बिंदु पे पहुंच गए और ये केंद्रीय फ्रिंज बन गई। इसके बाद में यदि आप n की जगह 1 रखेंगे तो ये 1 लेम्डा हो जाएगा, और 1 लेम्डा जब होगा तो संपोषी व्यतिकरण होता है और यहां पे पहले नंबर की दीप्त फ्रिंज बनेगी। 2 रखेंगे तो दूसरे नंबर की, n रखेंगे तो nवें नंबर की। तो आपको यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि यदि P बिंदु पर nवें क्रम की दीप्त फ्रिंज बन रही है तो डेल्टा लेम्डा की जगह अपन n लेम्डा रखेंगे। कौन से समीकरण में, समीकरण नंबर 3 में। ओके, समीकरण 3 से लिखिए, समीकरण 3 से। तो यहां पे आपने सिर्फ x लिखा था, अब की बार आप x ना लिख करके x के नीचे n भी लिखेंगे, जिससे आपको यह पता चलेगा कि nवें क्रम की फ्रिंज की चर्चा अपन कर रहे हैं। बराबर सबसे पहले आपके पास कैपिटल D है, उसके बाद में n लेम्डा है, अपॉन में स्मॉल d है। इसे समीकरण नंबर 4 कह देंगे। देखिए अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है, बहुत बात को बहुत ध्यान से सुनना। ये आपके पास सेंटर वाला पॉइंट O डैश है, ये आपके पास पहली फ्रिंज है, ये दूसरी फ्रिंज है और ये तीसरी फ्रिंज है। यदि मैं इस तीसरी फ्रिंज की चौड़ाई निकालना चाहूं, अपन ने पिछले वीडियो में चर्चा भी करी थी कि अपन यहां से प्रश्न कैसे आएगा, प्रश्न आएगा फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यहां पे पहला प्रश्न यह भी हो सकता है कि चमकीली फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न यह भी हो सकता है कि अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न यह भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां बराबर होती हैं। प्रश्न यह भी हो सकता है कि क्या यहां पे बनने वाली फ्रिंज की चौड़ाई उसकी क्रम संख्या पे निर्भर करती है या नहीं करती है, जो कि अभी अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप मेरे को यह बताइए कि ये जो तीसरी फ्रिंज है, बहुत ध्यान से सुनना, टेक्निकल टर्म है, इस तीसरी फ्रिंज की यदि मैं चौड़ाई निकालना चाहूं तो मैं ये कह देता हूं कि x3 की वैल्यू निकाल लूं। x3 का मतलब क्या है, 3 फ्रिंजों तक की दूरी,
और उसमें से x2 घटा दूं, तो जब x2 मैं यहां से घटाऊंगा तो एक्चुअली आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, तीसरी फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। तो तीसरे फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त करने के लिए अपने को यही तरीका यहां पे यूज करना है। nवीं फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त करने के लिए भी अपन यही करेंगे। तो इसी प्रकार यदि P पर n+1वीं दीप्त फ्रिंज बने, अगर n+1वीं दीप्त फ्रिंज बने तो उसके लिए xn की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, xn की वैल्यू d की जगह d रहेगा, सिर्फ अपन ने n की जगह n+1 लिखा है तो ये n+1 लिख दिया, लैम्डा अपॉन d हो गया, ये समीकरण नंबर 5 हो गया। ठीक है, तो nवीं फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, nवीं फ्रिंज की चौड़ाई कैसे निकालेंगे, nवीं फ्रिंज की चौड़ाई निकालने के लिए सर n+1 की वैल्यू में से xn की वैल्यू घटा दीजिए। अभी जो अपन ने सीखा था, यहां से लेकर के यहां तक की दूरी और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, जब इस टोटल दूरी में से बटा वाली नीचे वाली जो दूरी घटा देंगे तो केवल आपके पास इस दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई शेष रह जाएगी। माइनस कर दीजिए, ये जो दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई है इसको मैं बीटा कह देता हूं। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो xn+1, फॉर्मूला भी ओपन कर लो। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dn लैम्डा अपॉन स्मॉल d प्लस d लैम्डा अपॉन d माइनस dn लैम्डा अपॉन स्मॉल d। ध्यान से देखेंगे तो सर ये दोनों तो प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बीटा की वैल्यू क्या बची, डी लैम्डा कह दें या फिर इसे लैम्डा कैपिटल डी भी लिखा जा सकता है अपॉन स्मॉल डी। ये आपके पास कौन से फ्रिंज की चौड़ाई आई है, एनवी, और एनवी कौन सी फ्रिंज है, एनवी दीप्त फ्रिंज की बात कर रहे हैं पर। ठीक है, तो रिजल्ट में देखो क्या कहीं पे एन आया है क्या, इसमें नहीं आया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पहली फ्रिंज की चौड़ाई है या दूसरी की है या पांचवी की है। तो इस रिजल्ट के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि सर जितने भी चमकीली, ब्राइट या फिर दीप्त फ्रिंजें बनेंगी सबकी चौड़ाइयां समान रहेंगी, क्रम संख्या पर निर्भर नहीं करेंगी। तो ये तो केवल अपने संपोषी व्यतिकरण के लिए पढ़ा है, अब एज इट इज ऐसा का ऐसा विनाशी व्यतिकरण के लिए भी पढ़ने वाले हैं, उसमें ये जो पथांतर का टॉपिक है वो चेंज हो जाएगा। तो नीचे अपन सारांश लिखेंगे, अर्थात सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाइयां क्या रहती हैं, समान रहती हैं। लिख लेना आप लोग, ठीक है, समान रहती हैं। ओके, और ये भी लिख सकते हैं कि फ्रिंज चौड़ाई जो है वो फ्रिंज की क्रम संख्या पर निर्भर नहीं करती है। तो फटाफट उतार लें, इसके बाद में अपन अदीप्त फ्रिंजों के लिए या फिर विनाशी व्यतिकरण की चर्चा करेंगे। चलिए अब अपन पढ़ लेते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए। तो यहां पे मैंने संपोषी को काट करके विनाशी लिख दिया है। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति लेंगे। विनाशी व्यतिकरण की स्थिति लेने के लिए पूरे को मैं इसलिए नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि इसी के अंदर मैं अपडेट करने वाला हूं। ठीक है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, कहीं ऐसा ना हो कि कॉपी के अंदर ओवरराइटिंग कर दो। इधर सुनना, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होगा, एक बार दोबारा बता देता हूं। विनाशी व्यतिकरण पथांतर, ध्यान देना, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर आप लोग बताएंगे, मुझे नहीं पता। ये मान लीजिए मेरे पास एक तरंग है पहली, विनाशी व्यतिकरण होने के लिए दूसरी तरंग जो है ऊपर से स्टार्ट करनी है। कहां से स्टार्ट करूं, यहां से ऊपर से करूं क्या, संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा, यहां से कर दूं, एग्जैक्टली सर, ये आपके पास विनाशी व्यतिकरण की स्थिति हो जाएगी। तो इसमें ये पथांतर, पथ में अंतर कितने लैम्डा आया, क्या कंप्लीट एक लैम्डा है ये या लैम्डा बाई 2 है, ये लैम्डा बाई 2 है। ओके, दूसरी स्थिति लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास कोई एक तरंग है, रटने की जरूरत नहीं है।
इसके अंदर मेरे को विनाशी व्यतिकरण दिखाना है। क्या तरंग को यहां से स्टार्ट करूं? नहीं। यहां से स्टार्ट करूं? ये कंडीशन तो हो गई सर, यहां से तो स्टार्ट नहीं करना है। क्या यहां से ऊपर से स्टार्ट करूं? नहीं, क्योंकि इसमें तो संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। सर यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास विनाशी व्यतिकरण की दूसरी स्थिति। कितना पथांतर आया? आधा लेमडा, 1 लेमडा और 1.5 लेमडा। 1.5 लेमडा का मतलब 3 लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो ये लिख सकता हूं लेमडा बाई 2 का 3 गुना। इसको लिख सकता हूं लेमडा बाई 2 का 1 गुना। सर ये तो वही कंडीशन आ रही है, लेमडा बाई 2 का विषम गुणा जा रहा है। क्या आ रहा है? विषम गुणा जा रहा है। यदि पथांतर का मान, यहां पे लेमडा का मान, डेल्टा लेमडा का मान लेमडा बाई 2 का विषम गुणज यदि लिखेंगे तो अपन कह पाएंगे कि विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। अब यहां पे विषम गुणज कैसे लिखेंगे? विषम गुणज लिखने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, 2n+1, और वो भी किसका? लेमडा बाई 2 का विषम गुणज। n का मान 0 1 2 3 रखेंगे, n की जगह 0 रखो, 0 वैल्यू +1 करोगे 1, लेमडा बाई 2 वैल्यू आ जाएगी। n की जगह 1 रखो, 2 + 1 3, लेमडा बाई 2, ये दूसरे वाली स्थिति आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से यदि लेमडा बाई 2 का विषम गुणज आएगा तो अपन उसे विनाशी व्यतिकरण कह देंगे। ओके सर, समीकरण नंबर 3 आपने पहले लिखी है, समीकरण नंबर 3 लिखी है तो उसी के अकॉर्डिंग इसको लिख दें। ये जो समीकरण पिछले वाले वीडियो में आई थी, पिछले पार्ट में, उसे आप नंबर 6 लगा दें। अब क्या लिखूं मैं? कैपिटल डी, उसके बाद में मुझे डेल्टा लेमडा लिखना है, थोड़ा बहुत याद तो रखना पड़ेगा ना, लेमडा बाई 2 और बटा में स्मॉल डी। नहीं आया? बटा में स्मॉल डी, केवल डेल्टा लेमडा की जगह ये वैल्यू तो रखी है अपन ने, इसे समीकरण नंबर कह देंगे 7। फिर n+1, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना है, विशेष ध्यान देना है, विशेष से भी विशेष ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर ये पूरा टॉपिक यहीं पर आकर के गलत होता है। देखिए क्या, अब की बार मेरे को इसी प्रकार बिंदु P पर कौन सी फ्रिंज लेनी है? सर दीप्त फ्रिंज। मुझे दीप्त फ्रिंज लेनी है कि अदीप्त फ्रिंज लेनी है? अदीप्त फ्रिंज लेनी है, कहीं पर भी गलती नहीं होनी चाहिए, अदीप्त फ्रिंज लेनी है। तो P पर n+1 अदीप्त फ्रिंज बने तो क्या लिखेंगे? सर xn तो आपने दीप्त के लिए लिया था, अदीप्त के लिए xn डैश लगा दीजिए। ओके, n+1 में यहां पर अपने को n+1 लिखना चाहिए था, पिछली बार भी आपने नहीं लिखा होगा, ध्यान दे लेना। समीकरण नंबर 5 जहां पे आपने लिखी थी वहां पर xn+1 लिखना है। ठीक है, छोटी छोटी गलतियां हैं, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो तैयार होंगी। अब इस बात को विशेष ध्यान से पढ़ना। देखिए, अब की बार मेरे को n+1 कहां रखना है? n की जगह n+1 रखना। इधर देखें सब, n की जगह n+1 रखना है, तो ये जो n नजर आ रहा है इसकी जगह n+1 रखना है, फिर उसमें +1 भी जाएगा और वो 2 से मल्टीप्लाई भी होगा। तो ये d हो गया, मैं यहां पे बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं, पहले 2 लिखता हूं, फिर n की जगह है n+1 लिखता हूं, फिर +1 लिखता हूं, अगेन आगे पूरी की पूरी वैल्यू वही है, d/2 हो जाएगा, d इंटू में 2 हो जाएगी, इसे समीकरण नंबर 8 कह देंगे। अब अपने को क्या करना है? nv अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, उसे मैं बीटा डैश कह देता हूं, xn+1 - xn डैश आ जाएगा। चलिए इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं। xn+1 की डैश की वैल्यू ये पूरी ओपन करें, विशेष ध्यान से, विशेष ध्यान से ओपन करने की वैसे विशेष ज्यादा जरूरत भी नहीं है। आप एक काम करें, इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लें, क्योंकि आपको पता है कि n+1 की वैल्यू में से xn को माइनस ही तो करना है। तो सर कैपिटल D कॉमन आ जाएगा, सर लेमडा भी कॉमन आ जाएगा, सर D भी कॉमन आ जाएगा, और जो 2 चल रहा है वो भी कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या रह गया? ये रह गया। इसको ओपन कर लो आप ब्रैकेट को अंदर ही अंदर, तो ये हो गया सर 2n+2+1, क्या इसकी वैल्यू आ गई?
ओके, अब माइनस लगाना है, ध्यान देना माइनस लगाना है। इसमें से ये तो चारों बाहर आ गए, ये अंदर जाएगा, बट इसके पहले माइनस होगा तो वो इन दोनों को माइनस कर देगा। तो सर माइनस का 2n और माइनस का 1 रहेगा। 2n से 2n गया, 1 से 1 गया, क्या बच गया? देखो क्या रह गया शेष आपके पास? सर हमारे पास शेष रह गया d लैम्डा अपॉन स्मॉल d इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर भी 2 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देन फाइनली आपके पास रिजल्ट आ जाएगा b डैश दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो ये क्या आ गई? nवीं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई, nवें नंबर की अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई आ गई। क्या इसमें स्मॉल n आ रहा है कहीं पर ऊपर या नीचे? नहीं आ रहा। इसका मतलब फ्रिंज की चौड़ाई कौन सी? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई फ्रिंज की क्रम संख्या पर निर्भर नहीं करती है। सभी प्रकार की अदीप्त फ्रिंजें जो हैं उनकी चौड़ाइयां समान रहती हैं। वापस वो का वही स्टेटमेंट आपको दोबारा लिखना है, अर्थात सभी अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान रहती है तथा फ्रिंज चौड़ाई का जो मान है वो फ्रिंज की क्रम संख्या पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन समीकरण नंबर 9 अच्छे से देख लें, और पिछली बार यहां पे जो समीकरण आया था क्या उसे समीकरण नंबर 6 लिखा था? ठीक है, तो समीकरण नंबर 6 और 9 दोनों की तुलना करें। देखें समीकरण नंबर 6 तो थी दीप्त फ्रिंजों के लिए, समीकरण नंबर 9 है अदीप्त फ्रिंज के लिए। तो यहां पे अपन लिखेंगे समीकरण 6 व 9 से स्पष्ट है, क्लियर है। क्या स्पष्ट हो रहा है? स्पष्ट है कि व्यतिकरण यंग प्रयोग से प्राप्त सभी दीप्त व अदीप्त, चाहे दीप्त हो या अदीप्त हो, दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की, क्या लिखना है? दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान रहती है, समान रहती है। 4 नंबर के बड़े प्रश्न के साथ में ये पूरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि यंग प्रयोग में सभी प्रकार की दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई है वो समान रहती है। तो इस तरीके से अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। ये जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है लैम्डा d अपॉन स्मॉल d, इसमें कितनी चीजें हैं? टोटल सर 4 चीजें हैं। एक फ्रिंज की चौड़ाई है, एक आने वाले प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, आने वाला प्रकाश है वो केवल एक ही रंग का होना चाहिए। व्यतिकरण की शर्तों में अपन ने कहा है एक वर्णी होना चाहिए। तो यहां पे जैसा भी प्रकाश आ रहा है उसका लैम्डा यूज करेंगे। ये d पर्दों के बीच की दूरी, या कह सकते हैं स्रोत और प्रेक्षण पर्दे के बीच की दूरी, और स्मॉल d क्या है? दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी। स्क्रीन को पॉज करके और पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो लिख लें। चलिए उतार लीजिए इसको। अब अपन इसके कुछ रिजल्ट और हैं। ये जो मैथमेटिकल पोर्शन अपन ने पढ़ा है इसके आधार पर इसके कुछ रिजल्ट्स हैं, उनके भी बारे में चर्चा करते हैं। साधारणतः परीक्षा में जब बहुत छोटा प्रश्न अगर यहां से पूछा जाता है तो किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, एक बात आपको ये क्लियर हो गई है कि सभी दीप्त फ्रिंजें और सभी अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई है वो समान होगी, क्रम संख्या पे निर्भर नहीं करता है। फिर भी जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है तो आपसे कह सकता है कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में 5वीं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई 2 mm है, तो 10वीं चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि फ्रिंज चौड़ाई है वो क्रम संख्या पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? लेकिन ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट से भी अपन लिख सकते हैं। देखिए, पहली बात, फ्रिंज चौड़ाई का जो मान है वो समानुपाती होगा लैम्डा के, यानी जितने ज्यादा तरंग दैर्ध्य का प्रकाश आएगा उस प्रयोग के लिए, प्रयोग का मतलब इन दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी फिक्स रखनी है, पर्दे और प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी फिक्स रखनी है, केवल यहां से आने वाले प्रकाश का लैम्डा
तरंग दैर्ध्य जब आप चेंज करेंगे तो यहां पर बनने वाली फ्रिंज चौड़ाइयां हैं वो भी बदल जाएंगी, क्योंकि फॉर्मूले से बिल्कुल क्लियर है कि फ्रिंज चौड़ाई है वो प्रकाश के लैम्डा पे डिपेंड करता है। अब आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि यंग के डबल स्लिट प्रयोग में यदि लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई इतनी है, कुछ संख्या दे रखी है, तो बैंगनी रंग की फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? बढ़ेगी, घटेगी, अपरिवर्तित होगी या कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए आप बहुत क्लियरली जानते हैं कि लाल रंग का जो लैम्डा होता है, लाल रंग के लिए लैम्डा आर वो सबसे ज्यादा होता है। लैम्डा आर की वैल्यू किसमें? आप लोगों ने क्रम संख्या पढ़ी होगी ना, VIBZYOR जैसे भी। तो लाल रंग का जो लैम्डा होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो ये यहां पे मैं V लिख देता हूं। तो यहां से आपको क्रम संख्या याद रखनी है कि लाल रंग की फ्रिंज चौड़ाई सबसे ज्यादा, उसके बाद में इस क्रम के अनुसार यदि आप आएंगे तो फ्रिंजों की चौड़ाइयां घटती जाएंगी। तो यहां पे मैं क्लियर लिखता हूं कि यदि लैम्डा बढ़ेगा तो फ्रिंज चौड़ाई का मान भी बढ़ेगा। प्रश्न क्लियर है? कैसे पूछा जा सकता है? एक यहां पे एक स्पेशल प्रश्न, विशेष प्रश्न ध्यान देना भैया। प्रश्न ये कह सकता है कि यदि ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट, यहां पे कलर भी फिक्स है, आने वाले प्रकाश का, इनके बीच की दूरी, ये वाली दूरी, सब कुछ फिक्स है, और पूरे के पूरे इंस्ट्रूमेंट को ले जा करके आप किसी लिक्विड में डुबो देते हैं, किसी तरल पदार्थ में डुबा देते हैं, तो उससे इस फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या फर्क पड़ेगा? सिंपल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। क्या ये दूरी चेंज हो जाएगी? सर नहीं होगी, ये तो आप कह रहे हो कि इंस्ट्रूमेंट सेम रखना है। क्या ये दूरी चेंज हो जाएगी? ये भी चेंज नहीं होगी। तो भाई सीधा सीधा जब लिक्विड में डालने का कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है? किसी भी पदार्थ को या प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो अपवर्तनांक के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पढ़ा है म्यू बराबर म्यू प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा। अपवर्तनांक का जो मान है वो लैम्डा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पदार्थ का लैम्डा जितना ज्यादा होगा, माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, उतना ही लैम्डा कम हो जाएगा। यानी लाल रंग का प्रकाश, हवा में तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा, उसके बाद आप उस प्रकाश को किसी भी माध्यम से गुजारेंगे, लैम्डा का मान घटेगा। सघन माध्यम से गुजारेंगे, उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा, तो लाल रंग का लैम्डा कम हो जाएगा। प्रश्न समझ में आ गया? इंस्ट्रूमेंट को जब आप लिक्विड में डुबाएंगे तो ये जो लाल रंग का लैम्डा है वो क्या हो जाएगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? अपवर्तनांक ज्यादा दे रखा है उस लिक्विड का, हवा की तुलना में उस तरल पदार्थ का अपवर्तनांक ज्यादा है, तो डेफिनेटली प्रकाश का लैम्डा कम हो जाएगा। प्रकाश का लैम्डा घटेगा तो बिल्कुल क्लियर, लैम्डा घटेगा तो फ्रिंज चौड़ाई भी कम हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो आप नोट डाल करके नीचे लिख लें कि यदि इस पूरे प्रयोग को किसी तरल पदार्थ में डुबा करके करवाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई कम हो जाएगी। ठीक है, यहां से इसका ग्राफ भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। एक्स एक्स के ऊपर आपने लैम्डा ले लिया, वाई एक्स के ऊपर आपने बीटा ले लिया। आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू है वो एक दूसरे के समानुपाती है, तो छोटा प्रश्न यहां से ग्राफ के फॉर्मेट में भी आ सकता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कैपिटल डी के ऊपर, तो बीटा इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी। क्लियर है? अब यहां पे कैपिटल डी बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा, दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं। यदि डी की दूरी बढ़ेगी तो बीटा भी बढ़ेगी। अब यहां से प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए कि इस पर्दे की जो दूरी है वो 2 गुनी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई क्या हो जाएगी? फ्रिंज चौड़ाई भी 2 गुनी हो जाएगी। क्लियर है? इस प्रकाश स्रोतों से पर्दे के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिंज चौड़ाई भी आधी हो जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसका भी जब आप ग्राफ बनाएंगे तो यहां पे डी ले लेंगे, यहां पे बीटा ले लेंगे और इसका ग्राफ है वो अगेन स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, नंबर 3 की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट कंप्लीट करते हैं। देखिए
अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बीटा इज प्रोपोर्शनल या एंटी प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती होगा डी के। डी का मतलब स्मॉल डी का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जैसे जैसे आप कम करेंगे, प्रेक्षण के ऊपर प्राप्त होने वाली फ्रिंज चौड़ाइयां, जैसे जैसे स्मॉल डी का मान कम होगा फ्रिंज चौड़ाई का मान इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। तो अगेन यहां पर भी अपन इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये आपके पास यहां पे स्मॉल डी लेना है, यहां पे अपने को बीटा लेना है, और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कुछ इस तरीके से आता है। तो ये सिंपल प्रश्न है, वो यहां पर आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में विशेष रूप से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके सारे जो रिजल्ट हैं वो आप लिख लें। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगली क्लास में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।